हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने द रेड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हमें 2023 में जो 10वीं बिहार बोर्ड है उसमें पूछे गए टोटल 80 क्वेश्चंस को एकदम सबसे सिंपलेस्ट वे में हम समझेंगे और उनके सही आंसर देखेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी का अंदाजा आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसके पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न ये है कि जब भी आप इस बोर्ड परीक्षा में बैठिएगा तो आपके सामने 80 क्वेश्चन शुरुआत में रहेंगे, जिसमें आपको पूरे 80 के जवाब नहीं देने हैं। 80 में से किसी 40 का जवाब देना और एक के सही पे आपको 1 मार्क्स, दैट मीन 40 मार्क्स का है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका कर दिया गया है 10वीं बोर्ड की परीक्षार्थियों के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जी नहीं। जैसे कंपटीशन में नेगेटिव होता है तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपको 40 क्वेश्चन के जवाब देंगे। तो आइए टोटल ये हम 2023 में पूछे हुए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था। पहला क्वेश्चन है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन किसका है? मतलब है कौन सा महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर बिहार का विकास ना हो तो भारत का विकास संभव नहीं होगा? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी महबूब उल हक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ये बहुत चर्चित व्यक्ति है, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। यस, तो शिक्षार्थी का कहना है कि सर ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। यस, सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम, जो जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डीआरडीओ के अध्यक्ष भी रह चुके थे, इवन हमारे देश के ये राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और बचपन में कहा जाता है कि न्यूज़पेपर सेलिंग में काम किया करते थे। मतलब एक मिडिल क्लास से इन्होंने अभी इस मुकाम तक हासिल की है कि हर कोई इन्हें अभी मरने के बाद भी चाहता है। इनकी आखिरी इच्छा थी कि ये विद्यार्थी के साथ इनकी प्राण खत्म हुए। और आईआईएम में एक लेक्चर के दरमियान ही दुखद रूप से 2015 में इनकी मृत्यु हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसे बहुत सारे भारत के लिए किया है और ये डीआरडीओ में, इसरो में, हर चीज में इनका रोल प्ले है। यहाँ तक कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग भी था वो भी इन्हीं के देख में किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। अगले क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यस, तो ऑप्शन ए कह रहा है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 मार्च 1951, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1950, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1951। देखिए कंफ्यूजिंग करने के लिए डेट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर मंथ और ईयर को चेंज कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे तुक्का मार के सही कर सकते हैं। मैथ में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। चीजें अगर आपको मेमोरी में नहीं है तो फिर आपके बस की बात नहीं है। तो अगर सही इसकी जवाब की बात करें तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? कृषि के विकास की बात करें तो सबसे पहले 1951 से जो 56 पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसमें चर्चा किया गया था। तो यहाँ पे तो आपको नंबरिंग पूछा है, तो उस हिसाब से होगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। तो पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये हुआ था 1951 से लेकर 56, और इसी को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। देश में 55% जो आबादी है प्राथमिक क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, लेकिन जीडीपी में इसका 1/6 है। जीडीपी क्या होता है? जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए डब्ल्यूटीओ, दैट मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी डब्ल्यूएचओ, दैट मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या ऑप्शन डी आईएल इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से बताएं कि इनमें से सही जवाब क्या है। मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यस, तो सही जवाब अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसके लिए आपको तैयारी भी उस लेवल पर होनी चाहिए। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? मनमोहन सिंह के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, ये ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो देखिए अगर आपको जवाब पता नहीं है तो यहाँ ऑप्शन से आप छाट सकते हैं। ऐसे क्या है कि ऑप्शन सही होने के चांस आपके 25% है। एक ऑप्शन को लगता है कि नहीं ये गलत होगा तो आपके 33% चांस हो जाएंगे।
अगर आप और उसको काटते हैं तो फिर 50%, और उसमें से अगर आपने एग्जैक्टली आप हल्का भी मेमोरी आपको याद है, क्लासेस की बातें, टीचर्स की बातें, तब आप इसको सही जवाब दे सकते हैं। यस। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किस पीएम के द्वारा किया था? इंडिया के कौन से पीएम थे जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया था? इसका सही जवाब होगा वो होंगे, सॉरी, इसका सही जवाब है आपके, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यस। तो शिक्षार्थी का ही सही जवाब हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का बढ़ते हैं कि गरीबी के पुस्तक की धारणा किसने दी? यस। ऑप्शन ए है साइमन गुजेंटस, ऑप्शन बी किम्स, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल, या ऑप्शन डी रैगन नर्स। तो जिन्हें भी सही जवाब पता है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। आपके कमेंट बॉक्स में लाइक कर रहे हैं। यस। तो सही जवाब है इसका रैगन नर्स, तो दैट इज 6 का होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम सातवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? मतलब पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा व्यक्ति ज्यादा इनकम होती है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा सातवां का। डी आंसर। तो भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति है, मतलब पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है पर्सन्स का, तो कौन से राज्य के लोगों का है? तो इसकी सही जवाब की बात करें तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोवा। गोवा भले ही छोटा राज्य है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फॉरेनर्स और बिजनेसमैन और अच्छे खासे अमीर लोग रहते हैं। तो राइट आंसर होगा 7 का बी। यहाँ की पर कैपिटा इनकम है क्योंकि मुंबई की जस्ट बगल में और हाई फाई सिटी के पास एरिया है, और ये टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि कुछ ऐसे देश जैसे न्यूयॉर्क हो गया, वहाँ पर साल भर ठंडा होने के कारण से लोग यहाँ पर आते हैं धूप सेकने के लिए समुद्र के किनारे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर टूरिज्म से और जो कोस्टल एरिया इस सब से इनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? मतलब साल भर में किसी देश में कितना अर्जित आय है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। तो एक बार आप बताएं कि अर्थशास्त्र क्वेश्चन की कौन सा सही होना चाहिए? तो वर्ष भर में जितना किया गया उसको क्या कहा जाता है? यस। तो राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राष्ट्रीय आय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकदम जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। एकदम हम इस वीडियो में पूरे 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करें, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि आप किस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, और यही सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। अगला है कि टका किस देश की मुद्रा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये करेंसी से रिलेटेड पूछा गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जीके का भी क्वेश्चन है। तो म्यांमार का, इराक का, नेपाल का, बांग्लादेश का? तो हमारे पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश, इसका होगा। यस, राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? मतलब रूरल लेवल पे, ग्रामीण क्षेत्र पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस साल स्थापित हुआ? यहाँ पे ईयर पूछा है, 1974, 1975, 76 या 77? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। यस, तो 10वीं का होगा बी, दैट इज 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी जो था, जहां पे बिहार का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये कौन से लेवल पे काम करता है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर, राज्य स्तर, या राष्ट्रीय स्तर? जब केंद्रीय बोला है तो नो डाउट इसके होंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राष्ट्रीय स्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? ठीक है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार करता है? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, या इनमें से सही? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए कितने लोग सही बताते हैं। तो कहना है शिवम कुमार का सर इनमें से सही? यस, सही जवाब है। ज्यादा एसएसटी के क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दीस आ जाए तो वो क्वेश्चंस को आपको मार्क देना है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? मतलब हमारे देश में जो इकोनॉमी का जो सेक्टर्स है वो उसकी टर्सरी सेक्टर में क्या कहा जाता है?
क्या उसको कृषि कहेंगे, क्या उसको उद्योग कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे या सेवा कहेंगे? तो कृषि तो प्राथमिक हुआ, उद्योग द्वितीय हुआ, तृतीय की बात करें तो वो होगा आपका सेवा क्षेत्र, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर होगा। मतलब तीसरा स्थान की बात करें, तीसरा क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन डी सेवा सेवा क्षेत्र, जिसमें आपको शिक्षा, अस्पताल ये सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या इनमें से कोई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। चंद्रबाबू का कहना है कि सर 14 का बी होगा, उदारीकरण। यस, सही जवाब है चंद्रबाबू जी का। और क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, उदारीकरण। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे WTO का आपको हेड ऑफिस पूछा है, तो न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में या रोम में? तो इसकी अगर हम सही जवाब की बात करें तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यस, तो 15 का सी होगा, दैट इज जेनेवा। तो जेनेवा इज राइट आंसर। पहला क्वेश्चन की और बात करें कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु में कितने न्याय आयोग काम कर रहे हैं? 34, 35, 32 या 36? तो वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने न्याय आयोग काम कर रहे हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 16 का यस, तो 35 से जो है इतने 35 आयोग जो है, कमीशन जो है, इतने लोग काम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सहकारी प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरणीय विषय कब बने? 1929 में, 1919 में, 1918 में, 1914 में? जल्दी से बार आप कमेंट बॉक्स में बता दें कि इस 17 का आंसर क्या होना चाहिए। सहकारी प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरणीय विषय कब बने? तो चंद्रबाबू का कहना के साथ 17 का ए होगा, ये नहीं होगा, गलत है। अब आपके पास रह गया बी, सी, डी। राइट आंसर होगा 1919 में। 1919 में बहुत सारे रिफॉर्म एक्ट लाए गए थे, जहाँ पे साइमन कमीशन जैसी परिकल्पना 1919 में की गई थी, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य सबसे ज्यादा? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैंगनीज सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में प्रोडक्शन होती है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में? सही जवाब बताएं। यस, तो राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है लौह अयस्क, मतलब आयरन ओर। अयस्क क्या होता है कि धरती में जो भी मटेरियल्स मिलते हैं वो प्योर स्टेट में नहीं होते हैं, वो इम्प्योर में होते हैं। तो इनमें से एक प्रकार है लिमोनाइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, इनमें से सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट तो होगा ही, और लिमोनाइट भी होगा, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर है। तो 19 का डी। नेक्स्ट है महागंडक परियोजना किस नदी पर बनी है? तो महानदी पे, सतलज पे, गोदावरी पे या कृष्णा पे? देखिए, गंडक परियोजना से रिलेटेड जितने भी डैम होने वाला होता है, इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और नेशनल पार्क से रिलेटेड ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। किस नदी पर कौन सी परियोजना बनी हुई है, और फेमस से टॉप 20 नेशनल पार्क इंडिया के कौन कौन से हैं, और वो कौन से जानवर या प्रसिद्ध किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूछा गया कि महागंडक परियोजना किस नदी पर बनी है? तो महानदी पे, सतलज पे, गोदावरी पे या कृष्णा पे? सही जवाब बताएं। देखिए, महागंडक परियोजना जो है ये आपके सतलज नदी पे बनी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशीय प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र?
भारत का पहला स्वदेशी प्रयास वाला परमाणु विद्युत केंद्र है। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन डी होगा कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। अगला है हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नांगल में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। ये पूछा हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा नांगल डैम पर कौन सा पावर प्लांट है? यस, तो क्वेश्चन नंबर 22 का बताएं। 22 का सी का जी नहीं, सी जवाब नहीं होगा, गलत है। और कोई? यस, तो 22 का होगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? नेचुरल गैस कौन से मिनरल के साथ मिलती है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला? यस, नेचुरल गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? सही जवाब बताएं 23 का। तो सही जवाब है पेट्रोलियम, ये इसके साथ होता है। ब्रिटेन के सहयोग से कहा लो इस्पात उद्योग लगाया गया? बोकारो, राउरकेला, ये सेलम या दुर्गापुर? ब्रिटेन के सहयोग से कहा लो इस्पात आयरन स्टील प्लांट लगाया गया था? तो बोकारो में, राउरकेला में, सेलम में या दुर्गापुर में? बोकारो तो होगा नहीं, तो रूस के हेल्प से किया गया था। तो ऑप्शन तो आपका इधर ही कट गया। अब सही होने के चांस तीन है, मतलब 33% चांस है अभी तीन ऑप्शन सही होने के। तो अभी बताएं 24 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? यस, एक का कहना सर सेलम, नहीं ये भी गलत है, सेलम भी नहीं। अब सही आपके चांस होने के दो हो गए, देखते हैं कौन सही बताता है। राउरकेला होगा या दुर्गापुर? यस, तो राउरकेला किसी का नहीं कहना है, और दुर्गापुर। यस, राइट आंसर इज दुर्गापुर इज राइट आंसर। जो दुर्गापुर है ये वेस्ट बंगाल में और ये ब्रिटेन के हाथ से किया गया था ये। तो नेक्स्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दुर्गापुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हुल्ली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? कोलकाता, हुगली, कोलकाता कोन्नगर, कोलकाता मिदनापुर, कोलकाता हावड़ा? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? ये वेस्ट बंगाल से ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सही जवाब बताएं इसका क्या होगा 25 का। यस, कोलकाता हावड़ा। ये हावड़ा ब्रिज जो है ये हुगली है ये, और ये गंगा नदी का जो पानी है इसी को मोड़ के बनाया गया है। अगर हम इसे सिंपली वे से समझे तो अगर ये गंगा नदी आ रहा है तो यहाँ पे डैम बनाया गया है, इस डैम का नाम है फरक्का डैम। ठीक है, इसी फरक्का डैम से ये पानी चेंज किया गया और इसी को डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर, क्योंकि ये पानी अलग हो गया और इसी से इसका नाम पड़ा भागीरथी हो गया है। हालांकि लोग पॉपुलरली हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और इसी को यहाँ पे एक फेमस डैम है जिसको कहते हैं हावड़ा ब्रिज। तो यहाँ पे पूछा गया औद्योगिक प्रदेश का केंद्र, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया वाला केंद्र कौन सा है? ये होगा कोलकाता हावड़ा, यहीं पे सबसे ज्यादा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? यस, अगर आप इंडियन लोगों का लोगो देखे होंगे तो उसमें 17 तारे हैं। उन 17 तारों में से अगर हम बात करें तो 17 जोन को पहले बना था, लेकिन अभी क्या हो गए 18 जोन हो गए, लेकिन लोगों में चेंज नहीं किया गया। तो पूछा कि सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे या पूर्वी तटवर्ती रेलवे? जैसे ही आप बताएं इसका 26 का, तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे सबसे छोटा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? राज्य विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उड़ीसा में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा? यस, तो पश्चिम बंगाल इज राइट आंसर, 27 का होगा आपका बी। अगला भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में? इंडिया का सबसे पहला ये सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? 28 का बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। मुंबई जी नहीं, मुंबई नहीं होगा, और आपको क्या कहना सर? दिल्ली, दिल्ली भी नहीं। अब सही होने के चांस कोलकाता या चेन्नई, 50% चांस है। तो अब देखिए कितने लोग सही बताते हैं। सीमेंट बोला बोला है 28 का। यस, तो चेन्नई इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, बोकारो को, जमशेदपुर को, मुंबई को या रेवाड़ी को? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? यस, बोकारो को, जमशेदपुर को, मुंबई को या रेवाड़ी को? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में मैनचेस्टर जगह पे जहाँ पे सबसे बड़ी आयरन स्टील प्लांट है, उसके बाद रेड और ऑयल जगह आता है। लेकिन इंडिया में मैनचेस्टर की बात कर रहा है, ये होगा आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर जो नाम पर आई 1907 में, जब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी से जमशेदजी टाटा उनके द्वारा जो स्थापित किया गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था जमशेदपुर। और ये अभी तक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आयरन स्टील कंपनी है, जिसको टिस्को भी कहा जाता है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। और ये हमारे देश की बैकबोन कंपनी है, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल से सब दबने का है जो प्रकृति से मिलता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या इनमें से सही? तो ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए जिसमें आपको सभी ऑप्शंस रहे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सागर परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1970 में, 73 में, 75 में या 78 में? सागर परियोजना की शुरुआत जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाए। यस, एनीबॉडी? इसका जवाब पता है? इसका सबका बी का कहना है। यस, आपकी तैयारी अच्छी है। ये होगा 1973। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको बोलते हैं कि नेशनल पार्क एक क्वेश्चन आते ही आते, मतलब आपको टॉप 20 टू 25 क्वेश्चन जो इंडिया के नेशनल पार्क में वो याद होने चाहिए, और इससे हर साल ये हर वो पूछा ही जाता है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, इसमें आम लोगों की जाने की परमिशन नहीं होती है, बाकी लोग जा सकते हैं। आपके बायोस्फीयर जो रिजर्व पार्क है उसमें, लेकिन इसमें फॉरेस्ट रेंजर एक्सपर्ट लोगों को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, ये एक सिंग वाले गेंडा के लिए फेमस है। एक सिंग वाला जो गेंडा है ये आपके असम में मिलते हैं, तो असम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? 1950 में, 52 में, 48 में या 54 में? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईयर से रिलेटेड आपके कम से कम समझिए कि 10-15 क्वेश्चन पूछे हैं। ईयर वाला फैक्ट्स भी आपको याद होनी चाहिए। रमेश का कहना है कि सर बी होगा। हाँ, बिल्कुल सही, 1952 इज राइट आंसर। तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर और उसके ऑप्शंस क्या है ये बताते रहिए। मैं लाइव इस सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो मैं इससे पता चला कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि या सुश्रुत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि आयुर्वेद के जनक कौन है। यस, 24 का। और चरक लीजिए, चरक नहीं, और कोई? तो 34 का राइट आंसर होगा धनवंतरी। तो धनवंतरी इज राइट आंसर, इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टनल का उपयोग होता है मोतियाबिंद में, एड्स में, कैंसर में या टीबी में? टनल का उपयोग किस सेक्टर में किया जाता है? तो कैंसर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? जो रिन्यूएबल है, जो बन सकता है, तो कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब ऐसा है कि अनवीकरणीय है, लेकिन अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो क्या है? नवीकरणीय है। तो दैट इज 36 का होगा बी। कितने लोगों ने बोला? यस, ऑलमोस्ट सभी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है लंबा, लंबा यहाँ कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर चौड़ाई की बात हो रही नदी की, सबसे लंबा बांध कौन सा है। और एक और पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा स्थित बांध कौन सा है। दोनों अलग अलग होगा। अगर सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो नो डाउट कि ये महानदी पे बना हुआ ये आपका
हीराकुंड डैम होगा। लेकिन अगर सबसे लंबा मतलब सबसे हाइट में अगर कोई डैम बना हुआ है तो वह टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है। दोनों अलग अलग चीजें। तो भाखड़ा नंगल डैम आपके सरस्वती नदी में पंजाब के पास बना हुआ है। अगले क्वेश्चन क्या आता है कि कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर या कटिहार? यस, ये आपके बिहार में ही है। तो बताइए कि बिहार में कहलगांव तापी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यस, इनका सही जवाब पता है अगर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो 38 का सी होगा, दैट इज भागलपुर। भागलपुर को एक और नाम से जाना जाता है सिल्क सिटी। क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी, क्योंकि यहाँ पे सिल्क जो रेशम है ये सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिहार और भागलपुर होता है, इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन लोग बोर्ड परीक्षा में गलत करके आते हैं, क्योंकि लोगों को खाली भूकंप होता क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये सब चीज पता होता है। लेकिन यहाँ पूछा कि सर्वाधिक विनाशकारी वेव्स कौन सी है? कितने की वेव्स से बता पाते हैं? एस तरंग? जी नहीं, एस तरंग तो होगा गलत। और कोई? यस, अगर हम इसकी बात करें तो इसका एल तरंग सबसे विनाशकारी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? शोक हम उस नदी को कहते हैं जिसके पानी के रिसाव में जहाँ अगल बगल जितने भी प्रदेश है, गांव है, इलाका है, उन सब में बाढ़ जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है। तो पूछा गया कि किस नदी के कारण? गंगा, गंडक, कोसी या सोन? तो बिहार का अगर शोक की बात करें तो वो होगा आपका नो डाउट कोसी। तो ऐसे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, ये हर साल पूछे जाते हैं। दैट इज 40 का होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कोसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन है प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप या महामारी? नेचुरल डिजास्टर नहीं है। क्या सुनामी नेचुरल डिजास्टर नहीं है? जी है, ये तो होगा नहीं। क्या बाढ़, भूकंप, तो ये सब तो प्राकृतिक है। यहाँ पर नहीं की बात कर रहा था, नहीं में होगा महामारी। महामारी कुछ कुछ होता है जो मानव निर्मित होता है, जैसे कोरोना हुआ और भी बाकी सब चीज, तो ज्यादातर ये होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो 41 में कितने लोगों ने सही बताया? तो स्कोर बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया गया था? 1934 में बिहार में कौन सी प्राकृतिक आपदा? सुनामी, बाढ़, भूकंप या महामारी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1942 में बिहार किस प्राकृतिक आपदा से जूझा था? महामारी तो है नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सुनामी, बाढ़, जी नहीं, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका भूकंप। भूकंप आया था 1934 में, ऑलमोस्ट 7.8 मैग्नीट्यूड का, जो कि बहुत ही खतरनाक था। इसका ईपी सेंटर जो था ये नेपाल के पास था। ईपी सेंटर क्या होता है कि एक ऐसा जगह जिसके ठीक नीचे ना टेक्टोनिक प्लेट टकराने से भूकंप आता है, उसी को ईपी सेंटर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ज्योग्राफी जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट साइंस है, इसमें आपको इसीलिए राजवंश डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे एनवायरमेंट प्रकृति को समझना है, इधर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है कि कौन प्रदेश किस भूकंप की पट्टी से संबंधित है? जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5? मतलब भूकंप की पट्टी से संबंधित कौन से जोन में बांटा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं आप लोग। यस, तो जोन 5 को जो भूकंपीय पट्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? तो भूकंप, चक्रवात, सुनामी या भूस्खलन? ये इसका जवाब वही दे पाएंगे जो प्राकृतिक आपदा, जो नेचुरल डिजास्टर जो टॉपिक है वो पढ़े होंगे, क्योंकि इसमें यही सब बेसिक चीज है। तो पूछा गया कि महासागर में कंपन को क्या कहते हैं? तो जब भी समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं, उनसे जो तरंग जनरेट होता है, क्योंकि अगर हमें नॉर्मली भूकंप की बात करें, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट 1, टेक्टोनिक प्लेट 2, इन दोनों के टकराने से ही ये निर्माण होता है। जिस पॉइंट पर टकराता है उसी को केंद्र रख या हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और ये जो वेव निकलता है इसी को हम सिस्मिक वेव्स या तरंग कहते हैं, ठीक है। और इसको जो मापा जाता है वो मापा जाता है सिस्मोग्राफ
ग्राफ से, इसे मतलब क्या जाता है सिस्मोग्राफ से। वहीं अगर हम बात करें कि इसके अगर यहाँ पे कोई ध्वज बना हुआ है तो नो डाउट कि वो टूटना निश्चित है। तो इसी की जो परपेंडिकुलर एरिया रहता है इसी को कहा जाता है ईपी सेंटर, इसी को ईपी सेंटर कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। सुनामी क्या होता है जब समुद्र के अंदर टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, मानव के डीएनए और जीन लोगों का पता लगाने के लिए किस उपकरण की मदद ली जाती है? दूरबीन, स्कैनर, टेलीस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। तो डीएनए और जीन का पता लगाने के लिए दूरबीन की तो जरूरत होगी नहीं, स्कैनर से थोड़ी ना क्यूआर कोड पैसा भेजना, तो दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। टेलीस्कोप से तो अंतरिक्ष तारे देखे जाते थे, तीनों ऐसे गलत हो गए। एक ही बचा सूक्ष्मदर्शी। तो कुछ कुछ के जवाब ऐसे हैं जिसे आप ऑप्शन से ही सही कर सकते हैं, दैट इज सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की संविधान सभा गठन कब हुआ था? ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे संविधान सभा गठन की बात हो रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 299 लोगों ने मिलकर संविधान की रचना की थी, उन्होंने इसका गठन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1946। 1949 में तो बन के तैयार हुआ था, 2 साल फिर ना गठन होगा, और तो इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का लग गया। तो ऐसे भी ऑप्शन से सही कर सकते हैं। राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1946। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? पोपले, इंदिरा, धाना या मैत्रेय। प्रथम महिला राष्ट्रपति वर्ल्ड लेवल पे सबसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। यस, तो जो धाना थी ये यहाँ पे ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, धाना इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड है कि राष्ट्रपति बनने की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा या संसद के द्वारा? तो बनने की मान्यता और उसका चिन्ह जो प्रदान है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। 48 का सर निर्वाचन आयोग। जब भी यहाँ पे पूछा है चिन्ह, चिन्ह मतलब सिंबल और इसकी मान्यता, तो ये किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मुखिया लेवल का चुनाव है, पार्षद का चुनाव है, तो उसमें भी जो ताला छाप, पेन छाप, जो भी छाप है या जो सिंबल है पॉलिटिकल सिंबल, ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है। तो भी राष्ट्रपति बनने के समय भी अगर चुनाव लिया जाए तो वो भी इसी के द्वारा दिया जाता है, दैट इज इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय मतलब कि स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। ये पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर है, आपको उसमें पढ़ना है कि वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। तो एक होता है आपका राष्ट्रीय पार्टी, एक होता है क्षेत्रीय पार्टी। तो यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है? जल्दी से बताएं। यस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जो है ये आपका क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन अगर हम बाकी सबकी बात करें तो ये आपका नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी या नेशनल पार्टी, ये भी इंडिया पे यही लीड किया जा रहा है सेंटर में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लीड किया जा रहा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। हालांकि इसका नामांकन 1980 में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, लोक जनशक्ति पार्टी का या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का? बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रीय जनता दल, दैट इज आरजेडी, समाजवादी पार्टी एसपी, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी या भारतीय इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी आईसीपी। 20 हो गए। 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 20 हो गए।
लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चुना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी किस राज्यों में सत्तासीन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब बस 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हालांकि इतना आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, इसमें से कोई 40 का ही जवाब देना है, लेकिन क्योंकि हम एज एस्पिरेंट तैयारी के लिए अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको 80 के 80 जवाब पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन है जो हॉट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं इसका 51 करेक्ट है, क्या होना चाहिए। यस, तो शिक्षार्थी का कहना है कि सर ऑप्शन डी राइट आंसर, दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यस, तो ये इन राज्यों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता है? तो जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत या महाराजा दशरथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत जो थे, ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं, थे नहीं है अभी भी। नेक्स्ट है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? जिला परिषद का कार्यकाल जल्दी से बताएं। 53 का 4 वर्ष, नहीं 4 वर्ष नहीं होगा इसका आंसर। और कोई? यस, तो 53 का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले जब किसी राज्य में हुआ था तो हुआ था आपके राजस्थान, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो 54 का आंसर बी सही जवाब है। ये 1973 के दरमियान हुआ था और लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए जो 50% सीट देने का जो प्रावधान था, ये बिहार राज्य में सबसे पहले हुआ। दोनों क्वेश्चन अलग है, एक पूछेगा सबसे पहला स्टेट कहाँ हुआ, शुरुआत कहाँ हुआ, तो राजस्थान होगा, लेकिन अगर 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हुई तो उसका आंसर होगा बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? अच्छा क्वेश्चन है कि पार्षद, महापौर, आयुक्त या मुखिया? 55 का सही जवाब बताएं। तो ग्राम पंचायत का प्रधान मतलब सबसे हेड या सबसे लीडिंग पर्सन, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मुखिया। अगला क्वेश्चन क्या बात है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मींस गवर्नर। तो क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हर राज्य का हेड पर्सन तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट तो हर राज्य में जा नहीं सकता, तो उन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज राष्ट्रपति। फिर 7 क्वेश्चंस पे आते हैं कि डॉक्टर सन एच सेन का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका, श्यामा, श्रीलंका या चीन? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि डॉक्टर सन एच सेन का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से, श्यामा, श्रीलंका या चीन? सही जवाब बताएं। 57 का किसको पता? यस, तो श्यामा अरे इज राइट आंसर, बस यहाँ दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं INC, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह पूछा है कि स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट किस साल, कब हुआ? दैट मींस हम बेसिकली ईयर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 1732, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890 या ऑप्शन डी 1945। इसकी सही जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी 1885, जिसके मतलब फाउंडर थे वो एयू, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे WC बनर्जी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जालियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 59 का कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो मुख्य कारण क्या था जालियांवाला बाग हत्याकांड का? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज इनमें से कोई नहीं। इसका मेन रीजन था ये रॉयल पेट लग गया था सैनिक सिस्टम उस सब के कारण। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस पत्र में रानी रानी बंदेखेल पत्र से चुनने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा, या यंग इंडिया? क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताएं। अमृत बाजार पत्रिका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में, भारत में, जापान में, या ब्रिटेन में? करेंसी सिस्टम सबसे पहले वर्ल्ड में कहाँ स्टार्ट हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही का कहना है कि शिक्षार्थी का सर भारत में, जी नहीं, भारत नहीं होगा, इसका गलत जवाब है। सर्वप्रथम मुद्रण, मुद्रण मीन्स यहाँ पे बात हो रही है करेंसी की। तो सबसे पहले करेंसी किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो जर्मन में रिजल्ट चीन में हुआ था, तो चीन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? वर्साई सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, या लॉज़न सम्मेलन? जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, कौन से सम्मेलन का? कि जर्मनी को उस समय $6 बिलियन 1919 में जो वर्साई संधि हुआ था उसके तहत किया, लेकिन यहाँ पे कम की बात कर रहा है। तो किस संधि के तहत किया गया था कम? जल्दी से बताएं। तो वियना सम्मेलन, ट्रीटी ऑफ वियना, ये वाला होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अफ्रीका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, या निक्सन? अफ्रीका की बात कर रहे हैं। न्यू डील किसने लागू किया था? तो सोच कर आप आसान से बताएं कि इसके सही जवाब क्या होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे न्यू डील की बात करें तो ये हो गया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो इनका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है जॉन ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन के किस मशीन का आविष्कार किया? स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, फ्लाइंग शटल, या भाप इंजन? जल्दी से बताएं। 64 का जॉन ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो राइट आंसर होगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है चंपारण कृषि आंदोलन को सरकारी स्तर पर समर्थन किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, या चंपारण? किस किसान आंदोलन? देखिए चंपारण की बात करें तो नो डाउट कि अहमदाबाद, खेड़ा, ये दोनों तो गुजरात में है, तो और बारदोली भी थी, तो होगा नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन के जवाब आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिराज गोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, या लाला हरदयाल? तो सीमांत गांधी के नाम की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो 66% कितने लोगों से बताया? यस ऑलमोस्ट सभी ने। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के नियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, या नियम? उधर पहले आपको बताया था कि 1919 का जो अधिनियम था इसमें बहुत सारे रिफॉर्म चेंज किया गया था, जिसमें जॉन साइमन कमीशन के मतलब कोई कमीशन होगा जो 10 साल पे आकर कि क्या नया व्यवस्था है उसको देख रेख करने का काम जिम्मा दिया गया। ये जिम्मा दिया गया था जॉन साइमन को, जिसमें एक सिंगल भारतीय भी नहीं था। इसी का प्रोटेस्ट लाला लाजपत राय के सभी सहयोगी ने किया, जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लग गया, इंटरनल इंजरी हुई और उनकी मृत्यु हो गई दुखद रूप से। और इसी का प्रतिकार किया गया था 1927 में। यहाँ पे कहा गया 1919 का अधिनियम को कौन कौन से गवर्नर इन्होंने लेकर आना? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, दैट इज 67 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यमल द्वितीय, सवाई जय सिंह या हर्षवर्धन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जंतर मंतर किसने बनाया था? तो जल्दी से बताएं। और सर का सर सी ने और जय सिंह ने नहीं बनाया था। सही जवाब बताएं। तो सूर्यमल द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन 69 की ओर बढ़ते हैं कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? स्टैलिन ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने या गैरिबाल्डी ने? तो अप्रैल थीसिस की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे आ जाएगा व्लादिमीर लेनिन, इनके द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 70, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 5 जून या 8 मई? इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। सर 1 मई, यस, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और मजदूर दिवस भी। राइट आंसर होगा 1 मई। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? वॉर एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल या अप्रैल थीसिस? समाजवादियों मतलब सोशलिज्म का बाइबल किसको कहते हैं? तो नो डाउट 71 का होगा सी, दैट इज दास कैपिटल। और दास कैपिटल ही जो थे यही कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया। देखते कितना मैंने सी बताया, 71 का सी, यस, ऑलमोस्ट सभी है। रक्त और लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? जिससे अगर जर्मनी का एकीकरण पढ़े होंगे तो इस सवाल का जवाब बता देंगे। हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको बारे में बताया गया था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो गैरिबाल्डी, मैज़िनी, बिस्मार्क, नेपोलियन। तो नेपोलियन तो फ्रांस में था, तो ये तो होगा नहीं। मैज़िनी या तो इटली से संबंधित था, ये भी नहीं होगा। गैरिबाल्डी भी नहीं होंगे क्योंकि वो भी इटली वाले, तो ये होगा ओटोमन बिस्मार्क। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज वार्नर क्लास प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन? वार्नर क्लास प्रेस एक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए कि लागू कब किया गया था। तो ये आपके ऑलमोस्ट 1880 के दरमियान। तो उस समय गवर्नर थे कौन? तो लिटन तो होंगे नहीं, यस, तो लॉर्ड रिपन। 1881 में लॉर्ड रिपन ही थे जिन्होंने इंडिया में हर 10 साल में जनगणना करने की योजना बनवाई थी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है? बोल्शेविक, मेंशेविक, सर्वहारा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। अल्पतम वाला दल मतलब जिनकी माइनॉरिटी वाला हो। सही जवाब है 74 का, यस, मेंशेविक। मेंशेविक जो थे जूलियस मार्टो इसके फाउंडर थे। और कभी अगर फाउंडर कौन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मेंशेविक? मेंशेविक के संस्थापक कौन थे? तो जूलियस मार्टो। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या हनोई? 75 का जल्दी से बताएं। उत्तरी वियतनाम, जी नहीं, गलत जवाब है, ये नहीं होगा। अब बच गया दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, हनोई। जल्दी से बताएं। यस, तो रोहित कुमार का कहना है कि सर ऑप्शन डी हनोई होगा। यस, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1960, 1965, 75 या 76? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण किस साल हुआ? 76 बताएं। यस, ऑप्शन डी इज 1976 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मैज़िनी, काउंट कैवर, विक्टर एमेनुएल या इनमें से सही? निम्नलिखित में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो अगर इटली के एकीकरण की बात करें, काउंट कैवर अगर नहीं होते तो बिना इनके हो ही नहीं पाता। 77 का होगा आपका, यस। हालांकि गिउसेप्पे मैज़िनी का भी रोल था, विक्टर एमेनुएल का पुत्र राजा काउंट कैवर, इनमें से सही। ऐसे इसकी में ज्यादातर ऑप्शन जिसमें इनमें से सभी आ जाए वो मार दीजिए। तो कितने लोगों ने समझ आया? सिर्फ 2 लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का? फिलोसफर के नाम का पूछा है, किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का या ऑस्ट्रिया का? सही जवाब बताएं। 78 का होगा सी, दैट इज जर्मनी। जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसने किया था? लुइस 18 ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने? जर्मन राष्ट्र का निर्माण, तो नो डाउट ऑप्शन
बी नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन स्टेट भी कहा जाता है तो वो नेपोलियन बोनापार्ट, जिसमें 38 स्टेट थे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या आसियान? सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत जल्दी से बताएं। यस, तो 80 का होगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ, दैट इज यूएनओ। अब यूएनओ के अगर स्थापना पूछ गए तो वो होगा आपका 1945 में, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बनाया गया था, फ्यूचर में तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो आई होप ये इस वीडियो में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हुए होंगे और ये आपको ज्यादातर इसके जवाब क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे द रेड पॉइंट चैनल को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और यहाँ तक कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दें कि आपके बाकी दोस्तों को भी फायदा मिल सके। क्योंकि 40 नंबर आपको अगर ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं तो आपका सबसे पहला चीज होना चाहिए कि पिछले 10 साल में जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड ने पूछा है तो आप मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक कहीं से उठा के आप सबसे पहले इसे कंठस्थ याद कर लें। कंठस्थ याद करने से फायदा क्या होगा कि जब इससे आप परीक्षा में बैठेगा तो आपको याद किया हुआ चीज ही काम आएगा, क्योंकि ये मैथ नहीं कि इसमें आप फॉर्मूला लगाए और हो जाएगा काम। आपको यहाँ पे मेमोराइज करना पड़ेगा, बिना मेमोराइज से काम नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कीप लर्निंग एट योर होम एंड ऑल द बेस्ट सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए।